कहानी की शुरुआत होती है जंगल के बीचों बीच, जहां 6 कॉलेज के छात्र, 3 लड़के और 3 लड़कियां कैंपिंग कर रहे हैं। वे अलाव के चारों ओर बैठकर डरावनी कहानियां सुना रहे हैं। लड़कों में से गोटारो नाम का लड़का सोचता है कि उसकी डरावनी कहानी से लड़कियां डर जाएंगी, लेकिन वे उल्टा हंसने लगती हैं। माहौल को संभालने के लिए रिका नाम की लड़की पास की नदी से बियर लाने जाती है, लेकिन जैसे ही वह बियर उठाने लगती है, अचानक उसके कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है। वह चौंक जाती है, इधर उधर देखती है, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं होता। डर के मारे वो वापस दोस्तों के पास लौटती है और पूछती है, तुम लोगों ने कुछ सुना क्या? पर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे सोचते हैं कि रिका भी डरावनी कहानी गढ़ रही है। तभी अचानक गोटारो सबको डराने के लिए एक अजीब गुड़िया का सिर दिखाता है। यह देखकर सब सहम जाते हैं। गोटारो हंसते हुए बताता है कि यह उसे पास की एक टूटी मूर्ति के पास मिला। कहते हैं, वह मूर्ति उन बच्चों की आत्माओं को शांति देने के लिए बनाई गई थी जो पैदा होने से पहले या जन्म के बाद मर गए। ये सुनकर सब थोड़े असहज होते हैं, लेकिन बात को मजाक में उड़ा देते हैं। अगले दिन वे शहर लौट आते हैं। रिका को लगता है कि अब सब ठीक है, लेकिन असली डर तो अब शुरू होता है। जब वे सब अलग होते हैं, रिका और उसकी 2 सहेलियां अपने बैग पर छोटे बच्चों के हाथों के निशान देखती हैं। वे इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। इसी समय बाकी 3 लड़के जो कार से लौट रहे होते हैं, उनमें से एक को रास्ते में फिर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह समझता है कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन तभी कार की खिड़की पर बच्चों के हाथों के निशान उभर आते हैं। इसके बाद से इन 6 दोस्तों की जिंदगी में डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एक रात रिका एक घर में ट्यूशन पढ़ाने जाती है। जब वह एक छात्र को पढ़ा रही होती है, तो अचानक उसे एक बच्चे का हाथ उस छात्र की कलाई पर रखा दिखता है, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो जाता है। जब रिका घर लौटती है तो सड़क सुनसान हो चुकी होती है। चारों तरफ सन्नाटा है और अचानक फिर वही रोने की आवाज गूंजने लगती है। तभी वह सड़क के दूसरी तरफ एक फटी हुई गंदी गठरी देखती है, जो ऐसे हिल रही होती है जैसे उसके अंदर कुछ हो। लेकिन तभी एक कार तेजी से उसके सामने से गुजरती है और वह गठरी गायब हो जाती है। कुछ दिनों बाद रिका को पता चलता है कि उसकी दोस्त एम्मी कैंपिंग के बाद से अजीब बर्ताव कर रही है। वह क्लास में नहीं आ रही, फोन नहीं उठा रही। रिका एम्मी के बॉयफ्रेंड यान के साथ मिलने का प्लान करती है, लेकिन गोटारो और उसके दोस्तों से पता चलता है कि यान भी कैंपिंग के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। यह सुनकर रिका परेशान हो जाती है और रात में अकेले एमी के घर पहुंचती है। वहां उसे एमी तो नहीं मिलती, लेकिन यान मिलता है। यान का चेहरा पीला और डरा हुआ होता है, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। वह कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी रिका देखती है एक बच्चे का हाथ उसके पैर को पकड़ रहा है। यह देखकर यान डर के मारे वहीं मर जाता है। पुलिस रिका से पूछताछ करती है, लेकिन मौत का कोई कारण नहीं मिलता। वे इसे ड्रग ओवरडोज मान लेते हैं, लेकिन रिका को यकीन है कि यान ऐसा नहीं कर सकता था। अब रिका की चिंता और बढ़ जाती है कि एमी कहीं सुरक्षित हो। रिका अब अपने तीनों बचे हुए दोस्तों को एक रेस्तरां में बुलाती है ताकि वे मिलकर कोई हल ढूंढ सकें, लेकिन काफी देर चर्चा करने के बाद भी वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। सबको लगता है कि अब सिर्फ पुलिस ही मदद कर सकती है। रिका जब वहां से निकलती है तो अचानक फिर से वही बच्चे के रोने की आवाज उसके कानों में गूंजती है। अचानक उसे लगता है कि उसकी लापता दोस्त एम्मी सामने से गुजरी है, लेकिन वह झलक पल भर में गायब हो जाती है। इस घटना के बाद रिका और ज्यादा परेशान हो जाती है। उसकी दूसरी दोस्त साए उसे शॉपिंग मॉल ले जाकर उसका मूड ठीक करने का सोचती है। दोनों मजे से घूमती हैं, लेकिन तभी रिका ट्रायल रूम में कपड़े बदलने जाती है और काफी देर तक बाहर नहीं आती। साए डर जाती है कि कहीं वह भी एम्मी की तरह गायब ना हो गई हो। वह घबराकर ट्रायल रूम का पर्दा उठाती है, लेकिन राहत की सांस लेती है जब देखती है कि रिका मजाक कर रही थी। साए थोड़ा हंसती है, उसे लगता है कि अब रिका का मूड ठीक हो गया है। लेकिन जब साए की बारी आती है तो वह ट्रायल रूम में जाती है और काफी देर तक बाहर नहीं आती। रिका सोचती है कि शायद वह भी मजाक कर रही है, लेकिन जब वह पर्दा उठाती है तो साए वहां नहीं होती। उसके पैरों के नीचे एक पुरानी गंदी कपड़े की गठरी पड़ी होती है, जो धीरे धीरे हिल रही होती है। रिका डर के मारे जम जाती है। तभी उस कपड़े के अंदर से काले लंबे बाल बाहर निकलने लगते हैं। यह नजारा इतना भयानक होता है कि रिका वहीं जमीन पर गिर पड़ती है। फिर कपड़े के नीचे से एक सड़ा हुआ हाथ बाहर निकलता है। रिका चीखते हुए उठती है और वहां से भाग जाती है,
भागते भागते उसके फोन पर एक मैसेज आता है, एक डरावनी तस्वीर। यह देखकर रिका और ज्यादा दहशत में आ जाती है। उसे लगता है कि यह गोटारो की शरारत है। वह तुरंत उसे फोन करती है, लेकिन गोटारो साफ कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। अब तक जो कुछ हुआ था उससे दोनों को यकीन हो जाता है कि यह मामला सामान्य नहीं है। वे तुरंत अपने एक और दोस्त रयोहेई को बुलाते हैं और मिलकर सोचते हैं कि क्या किया जाए। बातों बातों में गोटारो एक चौंकाने वाला सच बताता है। जिस रात उन्होंने कैंपिंग की थी, उसने जो गुड़िया का सिर दिखाया था वह उसे मिला नहीं था। उसने खुद उस मूर्ति का सिर तोड़ा था। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि यही वजह है कि उन पर यह श्राप लगा है। गोटारो कहता है कि अब भी समय है। अगर वे मूर्ति को ठीक कर दें तो शायद सब सामान्य हो जाए। तीनों तुरंत गाड़ी से उसी जगह जाते हैं जहां उन्होंने कैंपिंग की थी। वहां उन्हें मूर्ति का टूटा सिर मिलता है। वे उसे फिर से जोड़ते हैं और श्रद्धा से पूजा करते हैं। यह सब करने के बाद उन्हें लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। गोटारो इतना निश्चिंत हो जाता है कि वह दोनों को खाने पर बुला लेता है। रेस्तरां में वे बातें कर रहे होते हैं। गोटारो सिर हिलाकर सहमति जताता है, लेकिन यह हिलाना रुकता नहीं। उसका सिर लगातार हिलता रहता है। पहले तो रिका हंसती है, लेकिन फिर देखती है कि उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ रही है। तभी रिका शीशे में देखती है कि गोटारो के पीछे एक भूतिया बच्चा खड़ा है जो उसके सिर को पकड़कर जोर जोर से हिला रहा है। कुछ ही सेकंड में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वह वहीं मर जाता है। इसी बीच लापता एमी अचानक एक सड़क पर दिखाई देती है। वह नशे में धुत लग रही है। एक शख्स उसकी हालत का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वह एमी को होटल ले जाने का लालच देता है, लेकिन एमी उसे पास के स्टोरेज लॉकर तक खींच ले जाती है। आदमी को लगता है कि एमी कुछ अजीब कर रही है, लेकिन वह उसके पीछे पीछे जाता है। एमी एक लॉकर खोलती है और अंदर से दो चमकती हुई दुष्ट आंखें उसे घूरती हैं। आदमी डर के मारे चीख भी नहीं पाता। इसके बाद एमी सड़क पर बेहोश हो जाती है। कुछ दिनों बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। रिका यह खबर सुनते ही वहां पहुंचती है, लेकिन एमी की हालत बेहद खराब होती है। उसकी आंखें खुली हुई हैं, वह झटके खा रही है और एक शब्द भी नहीं बोल पा रही। डॉक्टर रिका को बाहर बुलाता है और कहता है कि उसने ऐसा केस सिर्फ एक बार देखा है और वह मरीज आज सुबह मर चुका है। वह मरीज और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने एमी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। क्या इन दोनों घटनाओं का कोई कनेक्शन है? क्या यह सब उस भूतिया बच्चे का श्राप है? लिका और रियो को एक कड़वी सच्चाई माननी पड़ती है। वे सचमुच एक भयानक श्राप का शिकार हो चुके हैं और शायद अब इस श्राप से बचने का कोई रास्ता नहीं है। लिका को लगता है कि अगला नंबर उन्हीं दोनों में से किसी का होगा। कुछ दिनों बाद लिका रोज की तरह एक छात्रा रिना को पढ़ाने जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसके नोटबुक पर नजर डालती है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वहां एकदम ताजे खून से बने छोटे छोटे हाथों के निशान होते हैं। वह दृश्य पलक झपकते ही गायब हो जाता है, पर लिका का डर चरम पर पहुंच जाता है। रीना उसके आंसू देखकर पूछती है, मैम आप रो क्यों रही हैं? लिका सच तो नहीं बता सकती, इसलिए कहती है कि उसे अपने एक पुराने दोस्त की याद आ गई। यह सुनकर रीना मुस्कुरा देती है और कहती है, कितना अच्छा है ना, कोई आपको इतना याद करे कि रो पड़े। अगर मैं मर जाऊं तो शायद कोई भी मेरे लिए नहीं रोएगा। लिका हैरान रह जाती है। तब उसे पता चलता है कि रीना, जो देखने में बहुत शांत और मासूम लगती थी, दरअसल बेहद अकेली है। उसकी माँ उसकी पैदाइश के समय ही मर गई थी और पिता ने उसे मनहूस समझकर कभी प्यार नहीं दिया। स्कूल में भी उसके कोई दोस्त नहीं है। यह सुनकर लिका का दिल टूट जाता है। अगले दिन लिका और रियो अस्पताल में एमी, जो पहले लापता हुई थी, से मिलने जाते हैं। खिड़की के पास एमी को खड़ा देखकर दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वे कमरे में पहुंचते हैं तो दृश्य उन्हें सुन्न कर देता है। एमी खिड़की के पास रस्सी से लटकी होती है। उसने फांसी लगा ली थी। डॉक्टर और नर्सें भागकर आती हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। एमी के शरीर से एक छाबियों का गुच्छा नीचे गिरता है। लिका उन्हें उठाती है और रोते हुए कहती है, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? अब लिका को यकीन हो जाता है कि श्राप अब भी खत्म नहीं हुआ। रात को जब वह और रियो अस्पताल के गलियारे में बैठे होते हैं, तभी अचानक उनके सामने वही फटी हुई कपड़े की गठरी दिखाई देती है। पहले उसमें से सिर्फ बाल और हाथ निकले थे, लेकिन इस बार उस गठरी से एक छोटी लड़की का शरीर बाहर रेंगता है। दोनों की रूह कांप जाती है। वे भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन वह साया उनका पीछा नहीं छोड़ता। भागते भागते लिका को एक बात याद आती है। एमी ने आखिरी समय में यह चाबियां क्यों छोड़ी? तब उसे समझ आता है कि ये चाबियां उसी स्टेशन के लॉकर की हैं जिसका इस्तेमाल उन्होंने कैंपिंग के समय किया था। यकीनन श्राप की जड़ वही है।
दोनों तुरंत स्टेशन पहुंचते हैं और नंबर 9 के लॉकर का ताला खोलते हैं। अंदर घुप अंधेरा है, कुछ भी नजर नहीं आता। तभी अचानक काले बालों का एक गुच्छा बाहर निकलता है। वे घबराकर लॉकर बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। अंदर से जोर जोर से धक्के लगने लगते हैं और कुछ ही सेकंड में लॉकर का दरवाजा टूटकर खुल जाता है। एक पतली, डरावनी, खून से लथपथ लड़की बाहर रेंगती है। उसके चेहरे पर नफरत साफ झलक रही है। लिका को अचानक सच्चाई का पता चलता है। यह बच्ची उस औरत की संतान है जिसे एक आदमी ने जबरदस्ती गर्भवती किया था। उस औरत ने बच्चे को स्वीकार नहीं किया। उसने उसे कपड़े में लपेटकर इसी लॉकर में बंद कर दिया ताकि वह मर जाए। यह बच्ची वहीं मर गई और उसकी आत्मा बदला लेने वाली दानवी बन गई। उसका गुस्सा अब उन सभी पर उतर रहा है जो कभी इस लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। लिका यह समझ ही रही थी कि तभी रियो का आधा शरीर लॉकर में खिंच जाता है। लिका उसे बचाने की कोशिश करती है, पूरी ताकत लगाती है, लेकिन रियो की चीखों के साथ उसका शरीर अंदर गायब हो जाता है। अब लिका जानती है कि अगला नंबर उसका है। वह डर से कांप रही है, लेकिन तभी उसे रीना, उसकी छात्रा की बातें याद आती हैं। अगर मुझे कोई याद करे, लिका को समझ आता है कि यह बच्ची भी शायद यही चाहती थी, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अपनापन। वह डर छोड़ देती है, आगे बढ़ती है और उस दानवी बच्ची को गले लगा लेती है। वह कहती है, तुम्हारी गलती नहीं थी। अचानक माहौल बदल जाता है। बच्ची का गुस्सा शांत हो जाता है और वह लिका को छोड़ देती है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। लिका बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ दिन बाद लिका अस्पताल में है। उसकी आंखें बंद हैं। रीना उसे देखने आती है, लेकिन जैसे ही वह जाने लगती है, लिका अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और उसमें एक चाबी रख देती है। वही नंबर 9 लॉकर की चाबी